पैक पर उठने वाले तनाज़ात, चीफ जस्टिस ने इजलास बुला लिया। सी पैक तनाज़ात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। छोटे सूबों के बेशुमार एतराज़ात, आखिर मामला क्या है? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है सी पैक, लेकिन एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ आज बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके इक़दाम को हम खुशाइन समझेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उनकी जानिब से की गई है। सी पैक को एक मुक़द्दस गाय बनाकर हमारे मुल्क के अंदर एक नया तस्वुर पैदा किया गया। सिर्फ सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक किया जाता है सुबह और शाम, और यही कहा जाता है कि जनाब सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। माजरत के साथ, तकदीर बदलने वाला ऊपर बैठा है। ये सी पैक या और किसी मंसूबे से पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी, और अगर हमें जितना इख्तियार हासिल है उतना ही हम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ये एक देरीना मुतालबा था और सूबों के देरीना मुतालबे को अब संजीदगी से लिया गया है। सूबे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क हमें नहीं पता, इसका सिस्टम और स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि सी पैक का आगाज़ किया गया एक लंच मीटिंग के ऊपर, जिसके ऊपर एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट आइसक्रीम के बाउल के अंदर अपनी चम्मच घुमा रहा था, और दुनिया को पैगाम ये गया कि ये लोग कितने संजीदा हैं कि सी पैक जैसा इतना बड़ा मंसूबा ये शुरू कर रहे हैं, और वो लंच मीटिंग यानी कि कैजुअल मीटिंग के ऊपर शुरू किया गया। खैर, जो भी हुआ आपको पता होगा, उस मीटिंग के दौरान एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया जो कि सानिया सफूरा का था, लेकिन अब उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं एक मुख्तलिफ पैराडाइम के अंदर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। चलूँ जनाब सरदार अमीनुल्लाह साहब, जो कि एक सीनियर फार्मर ब्यूरोक्रेट और एक डिप्लोमेट यानी कि एक सिफारतकार रहे, माशी सिफारतकार। ही वॉज द इकोनॉमिक मिनिस्टर इन पाकिस्तान एम्बेसी इन बीजिंग। आपको वेलकम करता हूँ शो में सरदार अमीनुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सरदार अमीनुल्लाह साहब। बेसिकली जो मेरे जहन में उभरते हुए सवालात हैं उनकी बुनियाद इससे शुरू होती है कि सी पैक का जो पाकिस्तान में मंसूबा लगाया जा रहा है, इसको चलाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, कोई SOPs होंगी, कोई चाइना के साथ नेगोशिएट करने का कोई तरीकाकार होगा। आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट और इतने सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, ज़रा मुझे बताइएगा आपके इल्म में इसके मुतल्लिक क्या है? बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। बात यह है कि हम सब लोग ये जानते हैं कि सी पैक दो हुकूमतों के दरमियान कायम करदा एक प्रोजेक्ट है जो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है बेसिकली, और इसकी जो इब्तदा है या इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो वन बेल्ट वन रोड है। और वन बेल्ट वन रोड जिसको चाइना का मार्शल प्लान भी कहा जाता है, ये 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का चाइना का मंसूबा है। और थोड़ा सा अगर मुझे आप इजाज़त दें जी, तो मैं अगर ओबोर के बारे में भी ज़रा सी बात कर लूँ। जी मुख्तसरन बताएं। जी, दुनिया में इकनॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस वक्त चेंज हो रहा है। इकनॉमिक नेशनलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है। अमेरिका इकोनॉमिक लीडरशिप से इन ए वे आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से नज़र ऐसे आता है कि ग्लोबल लीडरशिप की एक स्ट्रगल शुरू हो गई है, और उस गैप को उस वैक्यूम को कवर करने के लिए शायद मैदान में चाइना उतर आया है, और बहुत राइटली उतर आया है, क्योंकि चाइना इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है। नंबर 1 इकानमी दुनिया की इस वक्त अमेरिका है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे चाइना इकोनॉमिकली उनसे आगे चला जा चुका है। उनके पास कई ट्रिलियन डॉलर के 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आज रिजर्व्स हैं, तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर के उनके पास नेशनल सेविंग्स हैं, जिनमें प्राइवेट सेविंग्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा वो साल से मोर देन 7% उनकी एनुअल ग्रोथ रेट है। उनका जो ट्रेड है उसमें दुनिया के सबसे बड़े वो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि उन्होंने 2010 In other words, they are doing very well. They are doing very well. अब वो डूइंग वेरी वेल में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उनको ये महसूस हुआ, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकानमी है, तो उनके लिए भी मसाइल शुरू हुए कि हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अब क्या करें। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्होंने रीओरिएंटेशन की, और 12 में जाके उन्होंने एक ये सोचा कि हमें एक
ग्लोबल लेवल पे एक नया इकनॉमिक स्ट्रक्चर लाना चाहिए जिसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करें, हम ट्रेड भी करें, अपनी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी करें और दुनिया में हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जाएं और उससे जो हमारे इकनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल कोहेजन के जो मकासद हैं वो हम हासिल करें। तो उसमें ओबोर जब सामने आया तो उसका एक हिस्सा सीपैक भी था। ओबोर में वो मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी थी, लैंड रूट्स भी थे और लैंड रूट में रोड के अलावा ट्रेन के जो रूट्स भी वो भी थे। अच्छा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो हैं, आई हैव हर्ड, ये ज़ैली मंसूबे हैं, यानी कि दे आर ऑक्सिलरी और आई वोंट से सेकेंडरी, बट दे आर रीजनल लेवल पे हैं, रीजनल लेवल पर हैं। जी, जी। ये सीपैक एक है, इसके अलावा दो और भी मैंने सुना है और वो जो है वो काफी तरक्की कर चुके हैं, जो कि मलेशिया तक जाने, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से वो भी कह रहे हैं काफी हद तक मुकम्मल हो गया है। बर्मा वाला भी कह रहे हैं काफी हद तक, जो मैंने सुना है, जो मैंने सुना है BCIM उसे कहते हैं, वो शायद जरा सा स्लो है। इंडिया क्योंकि उसमें BCIM I is फॉर इंडिया, तो इंडिया की वजह से थोड़ी सी उसमें स्लो वो है। और मैं तो उसमें ये भी कहता चलूँ कि इंडिया उस मंसूबे में शामिल है, लेकिन सीपैक की जब बात आती है तो उसमें वो एतराज़ करते हैं। खुद चाइना के साथ इकनॉमिक कॉरिडोर कर रहे हैं और ये बात हमें बहुत एग्रेसिवली करनी चाहिए पाकिस्तान के TV चैनल्स को। अच्छा, ये आपने हाईलाइट किया है तो वो चीज़ का तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है कि ये क्या वजह है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं और हम गुफ्तगू जारी करेंगे। अच्छा, माजरत चाहूँगा, यहाँ पर मेरे ख्याल कोई कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन का शायद इशू आ गया, मैं दोबारा से आपकी जानिब आता हूँ। बड़ी अहम बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि जो बात आपने की है कि जनाब वो एग्रेसिवली परसू कर रहा है अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को, इंडिया, लेकिन हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उसको एतराज़ है। चलें फिर मैं अब यहाँ पर एक बात राज खोल के रख देता हूँ सरदार साहब, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे। पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है क्योंकि GB कश्मीर इंडिया के मुताबिक वो इस पर क्लेम ले करता है। हम तो खैर उनके हिस्से को मुतनाज़ा कहते हैं जो हिस्सा उनके पास है। जी। और बेसिकली ये सीपैक जो है ये गिलगित बल्तिस्तान से भी गुजरता है और इसका एक मुजव्विज़ा रूट, अगर कह सकूं तजवीज़ करदा रूट जो है वो कश्मीर से भी गुजरता है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान जो है वो सोलिडिफाई कर देगा अपनी पोजीशन को ओवर दिस रीजन। इस एस्पेक्ट को कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन आप इस बारे में बात करें आज। जी सरदार साहब। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान से ये रूट गुजरेगा। आप बल्कि इस तरह सोचें कि सीपैक एक्स्ट्रापोलेट हो गया KKH से। कराकोरम हाईवे आपने 70s में शुरू किया और ये इसी रूट से गुजर रहा है। काशगर से आप चाइना बॉर्डर पे आते हैं, चाइना बॉर्डर से आप गिलगित आते हैं, गिलगित से हसन अब्दाल आके आप नेशनल जो कम्युनिकेशन लिंक है उसके पास आप GT रोड पे शामिल हैं। That is one of the aspect. That would be the eastern route if I am correct. वो बेसिक लिंकेज है, ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट। इन वे अगर आप ये कहें कि हसन अब्दाल के बाद होता है तो ज्यादा अच्छा उसको आप You're saying कि ये सब जो है ये रूट जो है बेसिक लिंक है जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, शायद ऑप्शंस भी ज्यादा ना हो। अब those watching internationally, Hassan Abdal is very close to Islamabad, if you want to say. जी, it's around 40 kilometers from Islamabad. जी। तो वो रोड जब बना तो KKH के बनते वक्त इंडिया ने क्यों नहीं एतराज किया? आज वो सीपैक पे क्यों एतराज कर रहे हैं? That's a good point. Yes. KKH के बनते हुए फिर उनको एतराज करना चाहिए था, लेकिन वो एतराज भी नाजायज होता क्योंकि ये जो एरियाज हैं इस पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना वो किसी भी मुल्क, क्या वो इंडिया अपने जो जिसको हम इंडियन एल्ड कश्मीर कहते हैं उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, या वो चाइना के साथ मिलकर BCM कॉरिडोर में एक अल्टरनेट रूट पे नहीं जा रहा वो उसकी तरफ। तो ये आप एतराज चाइना पे है, लेकिन वो ओवरऑल अगर देखा जाए देयर शुड बी नो रीजन के इंडिया उसके खिलाफ बात। यस, और उसकी एक वजह ये है कि शायद हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। वो उसकी वजह ये होती है, माजरत के साथ साथ पता नहीं आप अग्री करें ना करें, जी आप तो एक कैपेबल ब्यूरोक्रेट मुझे लग रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर कमर्शियल अटैचीज़ और खैर इकोनॉमिक मिनिस्टर में मैं राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आपके चेहरे के तासुरात में पढ़ चुका हूँ और नाजरीन भी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह से होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम सरदार अमीनुल्लाह साहब के साथ और बात हो रही थी हमारी ब्रेक पे जाने से पहले सीपैक मंसूबे के मुतालिक। ये तफसीलात बता रहे थे और ख़ास तौर पे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सीपैक के बारे में अब जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है दीगर सूबों की तरफ से वो क्यों हो रहा है, सीपैक का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होगा और चाइनीज़ जो हैं उनको हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। इस मामले को एक मुकद्दस गाय बना के जो भी शख्स सीपैक के मुतालिक बात करता है उसको पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बारे में ऑल फॉल बोला जाता है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि सिर्फ जो है वो सीपैक के बारे में जो मीठा मीठा बोलेगा और पाकिस्तान को चीन के आगे बेचने की बात करेगा वो बहुत अच्छा है, बाकी तमाम लोग जो ज़रा सा अपने मुल्क के मफाद को महफूज रखने की कोशिश करें वो मुल्क के ख़िलाफ़ हों। खैर तारीख़ के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ हुआ ज़रूर है 1857 से पहले कुछ लोग मुझे याद हैं कि जिनके नाम आज भी हरूफ के अंदर लिखे हुए हैं। कैसे हरूफ हैं, काले हरूफ हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगा। सरदार अमीनुल्लाह साहब बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। मुल्क पूरा घेरा पुगा हुआ है सीपैक 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 सीपैक, लेकिन बुनियादी तौर पर कोई कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का मुझे मालूम नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा था, आपने तमहीद तो काफ़ी तवील बांधी, मुझे इस इशू के ऊपर लेकर आए कि क्या कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सीपैक कैसे मैनेज होगा। देखिए जी, मैंने पहले अर्ज़ की कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिस वक्त भी प्रोजेक्ट कोई बनता है तो दो गवर्नमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब बेसिकली सीपैक के बारे में पाकिस्तान का कोई शहरी भी अगर आप सर्वे कर ले तो वो ये नहीं कहेगा जी कि मैं सीपैक के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जिस वक्त कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है तो वो फिर नेशनल, एक नेशन बात करती है दूसरी नेशन के साथ, तो उसमें सब नेशनल बातें नहीं आती, लोकल लेवल की बातें नहीं आती। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं ना, नेशन को कहाँ पता है। नेशन को तो सिर्फ एक चूरन खिला दिया गया है, चूरन की पुड़िया, उस चूरन की पुड़िया पे लिखा हुआ है सीपैक तुम्हारी तकदीर बदल देगी। जी जी जी, बस इसके अलावा और कोई चूरन नहीं हमारे पास बेचने के लिए। नहीं, वो बात अपनी जगह दुरुस्त, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो कंसेंसस डेवलप किया जाता है तो उसकी बेसिस पे आप एज ए नेशन किसी मुल्क से बात करते हैं। और कंसेंसस उस वक्त बनता है जिस वक्त आप स्टेक होल्डर्स के साथ टाइमली मैनर में बात करते हैं। एतराज़ात हुए, गवर्नमेंट ने लेटली कोशिश भी शुरू की हैं और काफ़ी सारे एतराज़ात इसमें दूर भी किए गए हैं। सबसे पहला स्टेक होल्डर्स का इशू ये है कि आप ये बता दें गुजर कहाँ से रहा है जी, इसकी आनियां जानियां बता दें जी। इस सवाल में कोई खराबी है अगर कोई ये पूछ रहा है कि जी ये सीपैक की आनियां जानियां बता दें, कहां से आ रही है कहां से जा रही है। देखिए जी, मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा आउटरेजियस बात करूंगा जी। मुझे ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रूट गुजर कहाँ से रहा है। नहीं, सूबों को तो फर्क पड़ता है ना। सूबों को फर्क पड़ेगा, सूबों को फर्क पड़ता है। देखिए किसी न किसी सूबे से वो गुजर तो रहा है, सूबों को इससे ज़्यादा आगे जाना चाहिए था। उनको करना ये चाहिए था कि वो कोलैबोरेशन करें। दो हुकूमतें जिस वक्त कोलैबोरेशन करती हैं तो चाइना से कहें कि आपने दूसरे मुल्कों में भी काम किया। चलें फिर मैं आपको बताता हूँ जी, बुरा ना मानिएगा, जो हकीकी रूट है जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं वो आता था। ये जो रूट आपने बताया कुदरती तौर पे हसन अब्दाल के आगे शहर टेक्सटाइल है कदीम, उससे मुल्तान और फिर उसके बाद नीचे साउथ में बारबारी कौन जहाँ पे कराची है। लेकिन ये रूट तो किसी को तस्लीम नहीं है ना, क्योंकि इसमें बाकी सूबों को कोई शेयर नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उसको गवादर लेकर जा रहे हैं और सिंध में रट्टो डेरो से हम उसको डाइवर्ट कर देंगे और वहां ले जाएंगे। ये नया ये प्लान है सो दैट एवरीवन इज सेटिस्फाइड। इसमें क्या बुराई है अगर सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा इसका निवाला डाल दिया जाए। नहीं, मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि मैंने ये शायद मेरी कम्युनिकेट करने में मैंने कम्युनिकेशन का कोई इशू हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि प्रायोरिटी में रूट से ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेशनल इंटरेस्ट जो होती है आजकल, नेशनल इंटरेस्ट में इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो स्टेज है वो उसके जो उसको गिरदानते हैं आप, ज़रा सा ऊपर गिरदानते हैं आप, ठीक है। तो जिस वक्त इकोनॉमिक, आजकल आपने सुना होगा जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो जियो इकोनॉमिक्स में अमेरिका जैसा मुल्क भी जो है ना इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की और नेशनलिज्म की, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, आप क्यों ना करें। लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन। जी जी, जीबी को कितना बेनिफिट है फ्रॉम सीपैक? यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं एक एक यूनिट को आपके पास ले जाता हूं, बात खत्म। अब तो ये डिस्कशन पब्लिक हो गई ना। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके दो अहम पहलू हैं, ठीक है, बेनिफिट्स के हिसाब से। सही है। पहली बात तो ये है कि आप उसको स्ट्रेटेजिकली उस रूट को एक अच्छा रूट इम्प्रूव करके कर रहे हैं और एक फास्ट ट्रैक पे आपने उसको बनाया। और आपको पता है कि बिशाम ऑनवर्ड ये रूट चाइना
KKH کو پہلے سے ڈیولپ یعنی کمیونیکیشن نیٹ ورک امپروو ہو گیا, کمیونیکیشن نیٹ ورک اوکے اسٹیبلشڈ. پلس گلگت بلتستان کے سی پیک کے تحت ہائیڈل اور دیگر منصوبے بھی جو ہیں ٹورزم ریلیٹڈ بھی وہ بھی اس میں آئیں گے, وہ اس کے اندر شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, اوکے ڈن. تو اس لیے اکنامکلی گلگت بلتستان کے اسٹریٹجک کے علاوہ بینیفٹس کے علاوہ اکنامک بینیفٹس بھی اس میں ضرور. چلیں اکنامک زونز کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ سے واپس آ کر. یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم سردار امین اللہ صاحب کے ساتھ جو کہ ایک سابق سفارتکار ہیں اور سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا جناب والا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں مختلف جو اس ملک کے یونٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہیں, پروونسز پریشان ہیں, وائی دے ہیو سچ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریزرویشنز اباؤٹ دا سی پیک پروجیکٹ روٹ. تو سردار امین اللہ صاحب آپ بریک میں بھی بڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے میری باتوں سے. آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ روٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یہ سر روٹ کے اوپر میں اس لیے بات کروں کیونکہ ابھی ساری بات ہی روٹ کے اوپر ہو رہی ہے. تو آپ کی کیا اس پر کوئی آبزرویشن ہے, میں آگے لے کر چلوں اسی طرح؟ دیکھیے ریزرویشن تو ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے. ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کی $300 بلین کی اکانومی ہے جس میں 60-65 بلین ڈالر آپ کو سی پیک سے آئیں گے, اباؤٹ 40% آف یور بجٹ. ریزرویشن تو ہر ایک کی ہونی چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ انفارمڈ رسپانس آنا چاہیے. یہ پیٹی پالیٹکس روٹ کی میں بالکل میں کہتا ہوں, میں آؤٹ ایجز بات کرتا ہوں کہ یہ پیٹی پالیٹکس ہے, روٹ پالیٹکس جس کو کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پالیٹکس یہی تو ہے آج کل. تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میرے گھر کے سامنے سے سی پیک کی سڑک گزرے گی تو میں خوش ہوں, اگر نہیں گزرے گی تو میرے محلے میں سے ضرور گزرنی چاہیے سی پیک کی سڑک. آپ اگر مانگ کیا رہے ہیں, آپ مانگ کیا رہے ہیں, آپ کو تو بگ پکچر لے کے مانگنا یہ چاہیے. میں پلاٹ مانگ رہا ہوں, ریل اسٹیٹ مانگ رہا ہوں, میرے ملک کے اندر ٹوٹل فوکس اس چیز کے اوپر ہے جہاں سے سی پیک گزرے گی وہاں پر زمینیں مہنگی ہو جائیں گی, زمین گزرے گی میری زمین کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ آج کل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نظریہ ہے یا سوچ ہے, اور یہی بات آپ نے بھی کی ہے. نہیں جی, میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اکنامک کوریڈور دنیا میں ایک سائنس بن چکا ہے. آپ شروع میں اس کے سٹرکچر کے بارے میں پوچھتے تھے. اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہوتا ہے, اس کا لیگل سٹرکچر ہوتا ہے, اس کے علاوہ اکنامک سٹرکچرز کی ایک ریسرچ کی اسٹڈی, ریسرچ یہ ایک فیلڈ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنل فیلڈ ہے, پروفیشنل فیلڈ ہے, ایک سائنس بن گیا ہے دنیا میں. یہ تو بندہ کہاں سے لاؤں پھر یہ کرنے کے لیے؟ وہ تو بندہ تو آپ کے یہاں پھر جو آپ کی قوم ہے, آپ کا واسطہ انفارچونیٹلی ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا اکنامکلی ویل انفارمڈ کنٹری ہے, اور جس کی پالیسی سازی میں شروع سے لے کے باٹم سے لے کے ٹاپ تک پارٹیسپیشن ہے, ارسپیکٹیو آف ویسٹرن پروپیگنڈا اباؤٹ پالیسی میکنگ ان چائنا. وہ بڑے ویل انفارمڈ لوگ ہیں. انہوں نے ویتنام کو بنایا, انہوں نے لاؤس کو بنایا, انہوں نے سری لنکا میں کام کیا, انہوں نے افریقہ میں کام کیا. آپ کے پاس سارے تجربے موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اکنامک سٹرکچر بننے کیا ہیں, اکنامک زونز بننی ہیں. وہ اکنامک زونز آپ کو اللہ تعالیٰ نے چند نیچرل ریسورسز سے مالا مال کیا ہوا ہے. آپ اپنی اکنامک زونز کی بات کریں کہ میرے صوبے کے یہ وسائل ہیں, اس کی بیس پہ میری ریئل اکانومی کو کیسے ڈیولپ کرو گے ود دی چائنیز فنڈز. روڈ تو بن گیا, اس کے اوپر چلے گا کیا؟ Okay, tell me how many zones do I have from Gilgit Baltistan to Hassan Abdal? آپ حسن عبدال بار بار کہہ رہے ہیں, کتنے زونز ہیں میرے پاس؟ ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں ہے. I'm sorry to say. تو پھر سر پھر یہ والی بات پھر دیکھیں نا آپ. پہلا زون بنے گا رشکئی میں جو چیف منسٹر صاحب بنانا چاہ رہے ہیں کے پی کے. سر وہ کہاں ہے یہ؟ سر آپ مجھے روٹ پہ بنا دیں ابھی, اس طرح میں یوں ڈرا کر کے یوں آپ مجھے بتائیں. آپ خود I am not a student of geography, لیکن you tell me how that becomes the first point. I really don't know. مجھے ایکسپلین کر دیں, میں مان جاؤں. بات یہ جی 11 زون بننی ہے تو ہر ایک کہہ رہا تھا مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے. کے پی کی جب باری آئی تو انہیں گلگت بلتستان دیکھیے حسن عبدال. Does it lie on the natural route؟ یہ بتا. میں تو بولتا ہوں کے پی میں 50 بنائیں آپ اکنامک زونز, لیکن اب وہ بنائیں نا جو when you enter into کے پی تب آپ بنائیں. کے پی میں نیچرل ریسورسز کیا ہیں؟ ہے نا بہت سارے, بہت ہے نا. تو دنیا میں فرام سرفیس منرلز ٹو آپ کس جگہ آپ انڈسٹری چھوڑیں اکنامک زون کو. اکنامک زون تو ایک بڑا اس کا کانسیپٹ ہے نا, ایک انڈسٹری کا کلسٹر لگتا ہے نا.
क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लग रहे पॉइंट टेकन। आप देखिए रशके के अंदर कौन सी नेचुरल इंडस्ट्री या नेशनल जो आपकी नेचुरल रिसोर्स है जिस पे आप अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी बेस पे होता है या एक्सप्लोरेबल रिसोर्सेज हैं उनकी बेसिस पर बेसिस करें। पे होना चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। दोनों सूबे में होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी का बहुत मतलब अवेलेबिलिटी है ना, मुझे तो किसी तरह नौकरियां दिलवानी लोगों को। देखिए तो आप जॉब सेंटर्स में या तो आप बना दें इकोनॉमिक जोन को, क्या देखिए एक कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो तो आपकी आएगी इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, आपने इकोनॉमिक जोन्स बनानी है। भाई वोट बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी सरदार साहब, बुरा ना फिर आप मानिएगा। या पॉलिटिक्स कर लेंगे इकोनॉमिक नहीं तो वोट बैंक के अलावा अगर बनाएंगे इकोनॉमिक जोन तो वोट कहां से मिलेंगे आप? फिर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे ना। इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क की माशी तरक्की में इंटरेस्टेड नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं कि सूबे क्यों कह रहे हैं जी कि ये मेरे मुल्क में ये 4 वसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ है, आगे केपी आता है उसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। उससे आगे पंजाब में जाएं उसके अंदर भी बड़े वसाइल मौजूद हैं नेचुरल। उसके बाद सिंध में जाएं और बलूचिस्तान को तो टॉप पे है ना सबके नेचुरल रिसोर्सेज में। बट व्हाई डू वी हैव टू पास थ्रू ए सिंगल रोड? क्या हमें एक सड़क पर से गुजरना जरूरी है? आई मीन आजकल तो आपको पता होगा, आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं, आपको पता है इफ यू वांट टू रीच पिशावर you can reach in 2.5 hours, I think roughly. तो there is no distance virtually. मैंने अर्ज की ना कि आप मेजर इश्यूज उसके जो थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के उनसे हट के आप पेटी रूट कॉम्प्लिकेशंस में आ गए, कॉम्प्लिकेशन पे आ गए, रूट पॉलिटिक्स पे आप आ गए। अब तो ये मतलब आप कह रहे रूट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। इकोनॉमिक क्लस्टर्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, चाइना के रेफरेंस से मैं बात करता हूँ, जिसके चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना के पास बहुत पैसे हैं, 60-70 बिलियन डॉलर यहाँ लगाना चाह रहे हैं। आपकी टेक्सटाइल की यहाँ वैल्यू एडेड इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? आपके लेदर की वैल्यू एडेड इंडस्ट्री क्यों नहीं यहाँ लगती? आपके मिनरल्स को यहाँ प्रोसेस करने के इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं यहाँ बनते? यहाँ सोना क्यों नहीं निकाला जाता? यहाँ तांबा क्यों नहीं निकाला जाता? इकोनॉमिक रेकोडेक के सैंडेक के सी पैक में लाइए ना, ये चीजें लेके आए। ये हमारे सूबों को करनी चाहिए। आपके बचपन में सैंडेक थी और हमारे रेकोडेक है, और रेकोडेक निकाल आज भी नहीं सके माजरत के साथ। तो चाइनीज ही लेके जा रहे हैं ना सर। तो चाइनीज को फिर आप कहें ना जी कि इन शराइत पे लगाए ना, टर्म्स कंडीशन ठीक करें ना उनके साथ। आप इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी नहीं है ना। ये देखिए ना, इतने साल आजाद होने के बाद हम जोरी कुवत बन गए, लेकिन हमें तांबा निकालना नहीं आता, देखिए हमें कोयला निकालना नहीं आता। अब मैं बताएं, आप तरका कोयला भी चाइनीज निकालेंगे मुस्तकबिल में। आज उनके वो उनमें से एक प्रोजेक्ट तो चाइनीज कर रहे हैं, जिस पे इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेंगे, वो चाइनीज ही कर रहे हैं। नहीं, चाइनीज कर रहे हैं। मुझे देखिए बेसिक बात यह है कि चाइनीज की आके किसी इंडस्ट्री को चलाना वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि आप किन टर्म्स कंडीशन पे करें। आप उनसे कहें जी कि आप लोकल एम्प्लॉयमेंट यहाँ करें, आप हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। आपने जो पहले मुल्क दीगर डेवलप किए उसी तरीके से आप हमारे मुल्क में भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करें, हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करें। अफ्रीका में नहीं उन्होंने रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो आप रिसोर्स बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना के उनके पैसे तो उन्होंने लगाने हैं। ये तो हमें देखना है। स्टिल आई डोंट हैव द आंसर इज द बॉस ऑफ सीपैक। सीपैक कौन चला रहा है इस वक्त? हु इज रिस्पांसिबल? भाई मुझे आप हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब का कहते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो फिर मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। ही हैज सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज। सीपैक का सेक्रेटेरिएट तो प्लानिंग डिवीजन में है। चलाता कौन? विच इज हेडेड बाय ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ग्रेड 22 ऑफिसर। जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसके होते हैं। वो नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। वो नॉर्मल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम की पोस्ट नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेपरेट। सेक्रेटरी प्लानिंग बिल्कुल वो जो प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो सीपैक राइट नाउ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस मुल्क का बना हुआ है। इसका जो सरबरा होना चाहिए, ग्रेड 22 का अफसर होना चाहिए, जो कि जिसकी कोई बात तो माने। अगर वो फेडरल सेक्रेटरी की अगर फेडरल सेक्रेटरी की आप बोले वो सेक्रेटरी प्लानिंग के पास, सर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, वहां तो सेक्रेटरी इतना ज्यादा बंदा नहीं बिल्कुल होता है। सेक्रेटरी नहीं हो भी, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इकोनॉमिक्स आप कोई डिवीजन बना दें, होते हैं ना, आप कोई डिवीजन बना दें। इसका एक अलग से सेक्रेटेरिएट होना चाहिए था जो इतना ज्यादा फाल नहीं है। हमने उसका स्ट्रक्चर जरा नॉमिनल सर, बिल्कुल स्केलेटन सा स्ट्रक्चर कैसे रख सकते हैं? ज्यादा होना चाहिए था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए था। उसमें रिसर्च होनी चाहिए। उसमें ये बताएं जी जब इकोनॉमिक जोन्स करेंगे कि ये मेरे 10 वसाइल हैं, ये इनकी क्वांटिटी है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे आप बनाएंगे तो इससे इंडस्ट्री लगेगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वो होना चाहिए। आप
اور اس کا لیگل سٹرکچر ہونا چاہیے, کل کوئی لٹیگیشن نہ ہو. یہی بات میں چند سالوں سے کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر لیگل سٹرکچر بھی الگ ہونا چاہیے, ایک اتھارٹی بنانی چاہیے تھی, اور پہلے اس معاملے کا احتساب نہیں ہوتا تھا, دن سے پہلے اس معاملے کا احتساب نہیں ہوتا تھا, بار بار اس پر شور مچاتے تھے صحافی, آج بھی شور مچاتے ہیں کہ جی سی پیک کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, سی پیک شفاف ہونا چاہیے, اس ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. لیکن جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہاں پر ایک سرکل ہے, ایک جسے کہتے ہیں لوگوں کا ایک جھرمٹ ہے جو کہ شور مچا دیتا ہے کہ جی سی پیک کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ انڈین ایجنٹ ہو گئے, اب روک سکو تو روک لو. اب تو احتساب ہو کر رہے گا سی پیک کا, کیونکہ بنیادی طور پر سی پیک کا معاملہ اب اٹھ گیا ہے, اور جس بندے نے اٹھایا ہے وہ تو اس نے بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا اس ملک کے اندر. اب اگر اس نے سی پیک کا معاملہ اٹھا لیا تو اب منطقی انجام تک پہنچائے گا. میرے خیال میں اس میں سردار صاحب with all due respect میں نے یہ بات کی ہے, میں آپ کو ایڈریس نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو کہتے تھے اب روک سکو تو روک لو, کیونکہ اب جس شخصیت نے سی پیک کے معاملے کو اٹھایا ہے وہ کنسنسس ریچ کروا کے چھوڑے گا. دیکھیے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, یہ ایک اکنامک اسٹریٹجک پروجیکٹ, جو اکنامک پروجیکٹ ہے, یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. I accept, بالکل. اس میں ٹھیک ہے جو انٹرونشن آپ جس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی تو میرا کہنے کوئی اور پوچھ نہیں سکتا تھا نا, جو پوچھتا تھا اس کو ہتھکڑی لگا دیتے, بولتے ہیں یہ ایجنٹ ہے. جو آدمی کہہ کہ یہ سی پیک کے بارے میں سوال پوچھو اس کو کہتے ہیں یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. میں اور بات آج کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پروفیشنل انداز کے اس کے سٹرکچرز ہمیں بنانے چاہیے تھے. ایک اچھی اتھارٹی ہم کریٹ کرتے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی, جو اس کی جو دستور سازی اور اس کے اندر جو پروجیکٹ کی سلیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا, اور اس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, اسی طریقے سے اس کا لیگل سٹرکچر ہوتا, اس کے لیے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے لے کے آئے, جی بالکل اس کا لیگل فریم ورک بھی ایک لے کے آئیں, اس کی بنیاد پہ اس کو آگے چلائیں, تو آپ کو نظر آئے کہ سی پیک جو آپ کو کہیں جو آپ صوبوں کے تحفظات بھی دور ہوتے ہیں, ممبر بھی رکھ لیں اس میں, وہاں ہر صوبے کا ایک ممبر رکھیں. بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی, صحیح. تو ہر دفعہ چیف منسٹر تو آپس میں میٹنگ نہ کریں نا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کتنی دفعہ مل سکتی ہے, اور اس میں کیا کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے. اور سر آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ سم تھنگز, کچھ چیزوں کو موو کرنے کے لیے یو نیڈ پروفیشنل بیوروکریٹس, جی جی, کہ جو سسٹمز کو سمجھتے ہوں, جو جانتے ہوں. پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھ بھی جائیں تو کبھی کبھار کنسنسس ریچ کرنے کے بعد پروسیسز, پروسیجرز اور لاز سے واقف نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں وہ ہوں گے بالکل, وہ آپ درست سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ کا میں دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ کا واسطہ ایک ایسے ملک سے ہے جو ہائیلی پروفیشنل ملک ہے. آپ کے ملک میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کی آرگنائزیشنل کلچر کیا ہے, ان کے ورک اور ان کے سسٹمز کو سمجھنا چاہیے. میرے پاس وقت بڑا محدود تھا. سردار صاحب میں آپ سے گزارش کروں آنے والے دنوں کے اندر آپ دوبارہ سے ہمیں جوائن کیجئے گا. I am very grateful to you. You joined us today. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.